म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना, ये तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि टैक्स आपकी कमाई का कितना बड़ा हिस्सा ले जा सकता है? और अब तो FY27 के नए नियम भी आ रहे हैं। तो चलिए आज इन मुश्किल लगने वाले नियमों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं, ताकि रिटर्न्स सबसे ज्यादा मिल सके। देखिए, ये सवाल सिर्फ कहने के लिए नहीं है। अगर टैक्स की समझ सही ना हो तो इसका सीधा सीधा मतलब है अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा जाने देना। तो सवाल वही है कि क्या अपने निवेश की जो रणनीति है वो इन बदलावों के लिए तैयार है? अच्छा, तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखने वाले हैं। सबसे पहले टैक्स के 3 सबसे जरूरी आधार क्या हैं। फिर बात होगी इक्विटी फंड्स पर लगने वाले टैक्स की, और हाँ, डेट फंड्स में जो बड़ा बदलाव आया है वो भी समझेंगे। इसके बाद हाइब्रिड और दूसरे फंड्स को देखेंगे, और आखिर में सबसे जरूरी बात कि होल्डिंग पीरियड यानी कितने समय तक निवेश रखना है, ये इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड पर टैक्स को समझने के लिए ना बस 3 बेसिक बातें जाननी होती हैं। ये समझ लीजिए कि ये 3 पिलर्स हैं जिन पर पूरी टैक्स की कहानी टिकी हुई है। तो ये 3 चीजें हैं क्या? पहली, निवेशक का प्रकार, मतलब क्या कोई भारतीय निवासी है या NRI। दूसरी, स्कीम का पोर्टफोलियो, यानी पैसा लगा कहाँ है, शेयरों में या बॉन्ड्स में। और तीसरी, होल्डिंग पीरियड, मतलब निवेश को कितने समय तक रखा गया है। बस इन्हीं 3 सवालों के जवाब से तय हो जाता है कि कितना टैक्स देना पड़ेगा। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, डिलॉयट इंडिया के पार्टनर राजेश गांधी भी इसी बात पर जोर देते हैं कि ये 3 ही मेन फैक्टर्स हैं, निवेशक का टाइप, पोर्टफोलियो और होल्डिंग पीरियड, जो टैक्स का पूरा हिसाब किताब तय करते हैं। ठीक है, तो अब जब ये बेसिक नियम पता चल गए हैं तो इन्हें असल में लगा कर देखते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पॉपुलर निवेश से, यानी इक्विटी फंड से। यहां एक मजेदार बात यह है कि टैक्स के नियम उन लोगों का साथ देते हैं जो लंबे समय तक टिके रहते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। अब यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ऐसा नहीं है कि जिस भी फंड के नाम में इक्विटी लिखा हो वो टैक्स के हिसाब से इक्विटी फंड ही हो। नहीं, असली पहचान है ये 65% का आंकड़ा। मतलब अगर कोई फंड अपने टोटल पैसे का कम से कम 65% भारतीय शेयरों में लगाता है, सिर्फ तभी उसे इक्विटी फंड वाले टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। और ये देखें, टाइम की कीमत क्या होती है। अगर 12 महीने से पहले ही बेच दिया तो मुनाफे पर सीधा 20% का भारी भरकम टैक्स। लेकिन अगर सिर्फ 1 साल का इंतजार कर लिया तो यही टैक्स रेट गिरकर 12.5% हो जाता है, और वो भी 1.25 लाख रुपए से ऊपर के मुनाफे पर। है ना सब्र का सीधा सीधा इनाम। अच्छा, इक्विटी फंड्स में भी एक स्पेशल केस है ELSS का। इसमें क्या होता है कि पैसा 3 साल के लिए लॉक इन हो जाता है, मतलब इसे जल्दी बेच ही नहीं सकते। तो शॉर्ट टर्म गेन का तो सवाल ही खत्म। और एक बोनस भी है, सेक्शन 80C के तहत जो पैसा लगाया है उस पे भी टैक्स बचता है। अब चलते हैं डेट फंड्स की तरफ, और यहां तो भाई कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। सरकार ने हाल ही में एक ऐसा नियम बदला है जिसके बाद सब कुछ इस एक बात पर निर्भर करता है कि निवेश किया कब गया था। याद रखिए, ये तारीख 1 अप्रैल 2023। ये वो डेट है जिसने डेट फंड निवेशकों के लिए सब कुछ बदल दिया। अगर निवेश इस तारीख से पहले का है तो पुराने ज्यादा फायदेमंद नियम लागू होते हैं, लेकिन अगर इसके बाद का है तो टैक्स की दुनिया ही बिल्कुल अलग है। तो जिन्होंने 1 अप्रैल 2023 से पहले निवेश किया था वो लकी थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लॉन्ग टर्म गेन पर सिर्फ 12.5% टैक्स देना होता था। इससे टैक्स का बोझ काफी कम हो जाता था। और अब इसकी तुलना आज के नियम से करते हैं। नए निवेश पर लॉन्ग टर्म गेन जैसा कोई फायदा है ही नहीं। जो भी मुनाफा हुआ वो सीधा टोटल इनकम में जुड़ जाता है, और फिर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगता है। सोचिए, अगर कोई 30% वाले स्लैब में है तो टैक्स भी सीधा 30% लगेगा। कहां 12.5% और कहां 30%, जमीन आसमान का फर्क है। तो ठीक है, इक्विटी और डेट तो समझ आ गया, पर उन फंड्स का क्या जो दोनों में पैसा लगाते हैं, यानी हाइब्रिड फंड्स। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि उन पर टैक्स कैसे लगेगा। ये इस बात से तय होता है कि उनका कितना पैसा इक्विटी में लगा है। यहां का नियम ना बड़ा सीधा सा है। अगर किसी हाइब्रिड फंड का 65% से ज्यादा पैसा इंडियन इक्विटी में है तो उसे इक्विटी फंड ही मानेंगे टैक्स के लिए। अगर 35% से कम है तो उसे डेट फंड माना जाएगा। और जो बीच वाले हैं, मतलब 35 से 65% के बीच, उनके लॉन्ग टर्म गेन पर 12.5% टैक्स लगता है, जो कि एक अच्छा बैलेंस है।
और बिल्कुल यही लॉजिक गोल्ड फंड्स या इंटरनेशनल फंड्स पर भी लगता है, क्योंकि इनमें भारतीय इक्विटी 65% से कम होती है, तो इन पर भी टैक्स हाइब्रिड फंड्स की तरह ही लगता है। मतलब लॉन्ग टर्म गेन पर 12.5% और शॉर्ट टर्म गेन पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से। चलिए, अब तक जो भी हमने समझा उसे एक साथ लाते हैं और अब बात करते हैं उस एक चीज की जो एक निवेशक के लिए सबसे जरूरी है, और वो है होल्डिंग पीरियड। तो आखिर में पूरी कहानी सिर्फ 2 बातों पर आकर टिकती है। 2 सबसे बड़े फैसले, कौन सा फंड चुना गया और उसे कितने समय तक रखा गया। बस यही 2 चीजें तय करती हैं कि टैक्स चुकाने के बाद जेब में असल में कितना पैसा बचेगा। ये नंबर 12.5%, इसे याद रखिएगा। ये वो मैजिकल रेट है जो ज्यादातर लॉन्ग टर्म निवेश पर लगता है। ये एक तरह से सरकार की तरफ से उन निवेशकों के लिए रिवॉर्ड है जो धैर्य दिखाते हैं और बाजार में लंबे समय तक बने रहते हैं। अब जरा सोचिए, एक तरफ है ये 12.5% का रेट और दूसरी तरफ है इनकम टैक्स स्लैब रेट, जो 20 या 30% भी हो सकता है। ये जो फर्क है ना, यही फाइनल रिटर्न में हजारों या लाखों का अंतर ला सकता है। और वजह क्या होगी? बस जल्दी बेच देना या गलत समय पर डेट फंड में निवेश कर देना। तो अब जब ये सब पता चल गया है तो एक सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या अपना पोर्टफोलियो सिर्फ रिटर्न को देखकर बनाया गया है या फिर टैक्स बचाने के हिसाब से भी उसे प्लान किया गया है? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि सही स्ट्रैटेजी किसी के भी वित्तीय भविष्य को पूरी तरह से बदल सकती है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।